एक कंट्री है जो अमेरिका की मोस्ट वांटेड अलाई भी रही है और अमेरिका की मोस्ट सस्पेक्टेड एनिमी भी। एक कंट्री है जिसको अमेरिका ने बिलियंस दिए, फिर पीठ फेर ली, यूज किया, इग्नोर किया, उसके बाद फिर से यूज करके फिर इग्नोर कर दिया। ये साइकिल 70 साल से चल रहा है और अब 2026 में ट्रम्प उस कंट्री के लीडर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बोल रहे हैं। वो कंट्री है पाकिस्तान। I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. By a common goal to disrupt, dismantle, and defeat Al Qaeda and its extremist allies in Pakistan and Afghanistan. और आज का एपिसोड एक सिंपल सवाल का जवाब ढूंढेगा। ये ट्रम्प पाकिस्तान फ्रेंडशिप रियल है या सिर्फ एक और डील है? क्योंकि अगर आप सिर्फ 2025 से 26 की हेडलाइंस देख रहे हैं तो आप पिक्चर का सिर्फ एक कॉर्नर देख रहे हैं। पूरी पेंटिंग देखनी है तो 70 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1965 साउथ एशिया एक और जंग की तरफ बढ़ रहा था। कश्मीर फिर से सेंटर स्टेज पर था। पाकिस्तान ने एक बोल्ड मूव लिया, इन्फिल्ट्रेशन शुरू की, जिसे कहा गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। प्लान सिंपल था, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करो और सिचुएशन को अपने फेवर में लाओ। लेकिन चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं हुई। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया और फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया। Breaking news. Pakistan has initiated Operation Grand Slam, a decisive military strike aimed at altering the balance in Kashmir. Explosions and heavy artillery fire have been reported near Akhnur as columns of tanks push forward. अब ये सिर्फ कश्मीर तक लिमिटेड नहीं रहा। इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और फुल स्केल वॉर बन गई। पंजाब से लेकर राजस्थान तक टैंक्स, एयरक्राफ्ट, सोल्जर सब बैटल फील्ड पर उतार दिए गए। ये थी इंडो पाक वॉर 1965। लेकिन कहानी यही इंटरेस्टिंग होती है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक पावरफुल कोल्ड वॉर अलायंस का हिस्सा था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जब वॉर होगा तो वेस्टर्न अलाइज स्पेशली अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। सीटों का मेन पर्पस था कम्युनिज्म को रोकना। इंडिया ना तो कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा था, ना कोई ट्रिगर जो अलायंस को एक्टिवेट करे। रिजल्ट, कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिला। उल्टा यूनाइटेड स्टेट्स ने दोनों कंट्रीज पर आर्म एम्बार्गो एक्ट लगा दिया। यानी जो अलायंस पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी शील्ड होनी चाहिए थी, वही वॉर के टाइम ऑलमोस्ट साइलेंट हो गया। आखिरकार यूएन के प्रेशर के बाद सीजफायर हुआ और बाद में ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया। 1965 की वॉर ने पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया। ये कोल्ड वॉर अलायंस सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए थे। हर रीजनल वॉर में वो आपके साथ खड़े हों ये ज़रूरी नहीं। 1971 सिर्फ 6 साल बाद साउथ एशिया फिर से आग में जल रहा था। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान, जहां पॉलिटिकल क्राइसिस एक्सप्लोड हो चुका था, प्रोटेस्ट, क्रैकडाउन और लाखों रिफ्यूजीज इंडिया की तरफ आ रहे थे। सिचुएशन रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। इंडिया ने इंटरवीन किया और ऑफिशियली वॉर शुरू हो गई। ये थी इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। अब यहाँ से नैरेटिव चेंज होता है। 1965 में पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि अलायंस उसकी हेल्प करेगी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। पर 1971 में जियोपॉलिटिक्स अलग थी। पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग टाइज थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। और इस बार एक सिग्नल आया। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना नेवल टास्क फोर्स यूएसएस एंटरप्राइज के साथ बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव किया। एक क्लियर मैसेज था, पावर प्रोजेक्शन। सोवियत यूनियन ने इंडिया को डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक बैकिंग दी। रिजल्ट, वॉर सिर्फ 13 दिन में ख़त्म हो गई और दुनिया ने देखा एक नया देश पैदा होता हुआ, बांग्लादेश। 1979, एक ऐसा साल जिसने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में एंट्री ली और कोल्ड वॉर सडनली साउथ एशिया के डोर स्टेप पर आ गया। और यहाँ पे पाकिस्तान एक बार फिर सेंटर स्टेज पे आता है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सही मौका था सोवियट्स को कमज़ोर करने का। डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। और इस प्रॉक्सी वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट बेस बना पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, स्पेशली जिया उल हक के अंडर, यूएस के साथ बहुत क्लोज अलाइनमेंट करती थी। प्लान सिंपल था, अफगानी मुजाहिदीन को ट्रेन करो, फंड करो और आर्म करो, और सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में फंसा दो। सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई मिलकर एक मैसिव कोवर्ट ऑपरेशन चलाते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वेपन्स, ट्रेनिंग कैंप्स, सब कुछ पाकिस्तान के थ्रू फ्लो होता है। शॉर्ट टर्म में ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल लगती है क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अटक जाता है। लेकिन इस सक्सेस का एक हैवी कॉस्ट थी। पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी का नेटवर्क ग्रो होने लगता है। 1989 सोवियत यूनियन विड्रॉ करता है।
कोल्ड वॉर का एक चैप्टर क्लोज होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो फोर्सेस इस दौरान क्रिएट हुई थी वही आगे चलकर रीजन की पॉलिटिक्स को डेकेड्स तक शेप करती है। आज फिर एक सवाल खड़ा है, यूएस पाकिस्तान के साथ क्लोज क्यों आ रहा है? पहला रीज़न है ज्योग्राफी। अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, इन सब के बीच पाकिस्तान एक गेटवे है, जहां ग्राउंड एक्सेस, इंटेलिजेंस रीच और रीजनल कनेक्टिविटी सब एक ही जगह मिलते हैं। दूसरा रीज़न है ईरान फैक्टर। मिडल ईस्ट टेंशन्स के बीच यूएस को एक ऐसे कंट्री की ज़रूरत है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन दोनों साइड से बात कर सके। और फिर पाकिस्तान एक ब्रिज, एक बैक चैनल और एक मीडिएटर तीनों दिखता है। तीसरा रीज़न है चाइना। पाकिस्तान का डीप पार्टनरशिप है चाइना के साथ। उस यूएस के लिए पाकिस्तान को कम्प्लीटली चाइना कैंप में छोड़ देना स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है, इसलिए एंगेजमेंट मेंटेन करना ज़रूरी है। चौथा रीज़न है इंडिया फैक्टर। इंडिया यूएस रिलेशंस स्ट्रांग है, लेकिन हर इशू पर अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं होता। ऐसे में पाकिस्तान को एक बैलेंसिंग वेरिएबल बनाया जाता है। यानी 2026 में जो क्लोजनेस दिख रही है वो दोस्ती नहीं है, वो नेसेसिटी है। इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं, इसलिए डोर्स खुल रहे हैं। और जब इंटरेस्ट शिफ्ट होते हैं तो इक्वेशन भी बदल जाएगी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स या एनिमी नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं।